फौलादी सिंह और तबाही का दूत, ये कवर चित्र है दोस्तों। मीलों तक फैले विशाल रेगिस्तान में सोवियत और भारतीय वैज्ञानिक एक संयुक्त अभियान में व्यस्त थे। रेगिस्तान के इस भाग में कई एटॉमिक परीक्षण किए जा चुके थे और वैज्ञानिक उस स्थान की गहराई और खुदाई करवा कर जांचने में प्रयास कर रहे थे कि एटॉमिक परीक्षणों से भूमि की मिट्टी पर कैसा प्रभाव पड़ा है। मिस्टर नोव्स्की, मैं समझता हूं कि काफ़ी गहराई से ज़मीन खोदी जा चुकी है। अब मजदूर से मिट्टी लाने गड्ढे में उतारा जाए। अभी नहीं, हमें काम सुबह करेंगे। मुश्ताक मुसान, अभी क्यों नहीं? यदि हमें इसी समय किसी मजदूर को नीचे उतारा तो भास्कर पहने रहने के बावजूद भी दम घुटने से पूरा खतरा है। लेकिन दूसरे दिन ठीक वैज्ञानिक एक मजदूर को नीचे गड्ढे में उतारने की तैयारी कर रहे थे, तभी अरे आई! तत्काल सभी का ध्यान बड़े बड़े नीले रंग के गुब्बारों पर केंद्रित हो गया। खोदे गए गड्ढे से निकल रहे थे। ये भगवान, इतने बड़े बैलून और नीले रंग के गुब्बारे! वह समूह गड्ढे से निकला और देखते ही देखते ऊपर सूर्य की ओर उठता चला गया। लेकिन कुछ देर बाद, अरे देखो, बैलून का दूसरा ग्रुप! ये बैलून आखिर क्या है भला है? मैं एक बैलून को पकड़ने का प्रयत्न करता हूँ। नहीं 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 मिस्टर सक्सेना गुप्ता, इन्हें छूना नहीं, घातक सिद्ध हो सकता है। एक मजदूर ने नहरा गाया तो उसने खुदाई के लिए उठाया गया लोहे का औजार उसने ज़मीन में खुदाई होती है उसे एक बैलून पर ताकत से मारा और गीला गुब्बारा किसी विस्फोट की भांति भयानक आवाज़ करता हुआ फट गया और गुब्बारे में लाल रंग के चमकीले बीज निकले और गुब्बारे में गिरने अगले ही पल आश्चर्य, फटे हुए नीले रंग के बैलून में सुर्ख रंग के बीज जल रहे हैं। और बात सचमुच ही आश्चर्य की थी और इस गड्ढे की मिट्टी के साथ साथ इन बीजों का भी परीक्षण करना आवश्यक है। चिंता की कोई बात नहीं, नीचे जाऊंगा, मिट्टी के साथ साथ कुछ बीज भी चुन कर ले आऊँगा। और चेहरे पर मास्क डाया, गड्ढे के नीचे उतरने के लिए व्यक्ति नीचे झांका। अगले ही पल, नहीं, यह असंभव है। क्या हुआ असंभव? खुद ही देख लीजिए साहब, गड्ढे में किसी जीवित प्राणी की रचना हो रही है। वहाँ मौजूद व्यक्ति गड्ढे में इर्द गिर्द जमा हो गई और नीचे झुककर गहराई में झांकने लगी और एक वैज्ञानिक के पैरों तले से मट्टी खिसक कर नीचे गिरी और उसके साथ ही अरे बाप रे! और विशाल आकृति, विशाल जीव गड्ढे से बाहर निकल आया और जिसे गिरते भयानक सन और घबरा कर अपनी टेंटों की ओर भाग उठे। भागो, उफ, ये कोई दैत्य है। और फिर जीव हवा में उड़ता पीछे पीछे उसके जैसे दर्जनों और भी जीव निकल आए और जीव के साथ हवा में चक्कर काटने लगे। समूचे क्षेत्र में अंधेड़ जैसा दृश्य व्यक्त हो गया। कान फोड़ देने वाली तेज सीटी का स्वर, विचित्र फड़फड़ाने पंखों की धूल उड़ती, टेंट उड़ने लगे। तोबा, ये बिन बुलाई मुसीबत कहाँ से आ गई? जल्दी अंदर आओ। लेकिन तेज कोलाहल में बाहर खड़े सुशासन और नेवाकरी की आवाज़ सुनाई न दी। कुछ ही देर बाद वैज्ञानिक
तीनों वैज्ञानिक ने रिवॉल्वर ली, फुर्ती से बाहर निकले और सुशांत के पंजों में उठाए ले जा रहे दरिंदे पर गोलियां चला दी, संभल कर कहीं सुशांत को गोली न लग जाए। मेरा निशाना सटीक है नो वसी, लेकिन आश्चर्य है जीव पर गोलियों का कोई असर नहीं हो रहा। हाँ, गोलियों को उसके जिस्म पर टकरा कर वापस लौट रही हैं, जैसे वह फौलाद का बना हो। और रिवॉल्वर द्वारा किए गए फायरों की विचित्र उत्तेजित हो उठे और टेंटों से फायर कर रहे तीनों वैज्ञानिकों टूट पड़े। कुछ ही क्षणों बाद सारे टेंट को ध्वस्त हो गया। मौजूद लोग रेत में औंधे लेटे अपनी जान बचाई और भारी विध्वंस करने के बाद आखिर सबसे बड़ा जीव वैज्ञानिक सुशांत को लिए एक और उड़ रहा था। बाकी सारी टोली उसके पीछे उड़ चली और जैसे ही सेन गुप्ता नामक भारतीय वैज्ञानिक को होश आया, वह पागलों की तरह जोर से चीखा, अरे कोई बचाओ, उस दैत्य को मेरे दोस्त से ले उड़ा। अफसोस हम विवश है, काश उसके लिए कुछ किया जा सकता। ऐसी बातें मत कीजिए, जल्दी ही वायरलेस अधिकारियों को इस घटना की सूचना पहुंचाइए, शायद वे कोई हल निकाल सके। वैज्ञानिक नोल्स्की तेजी से अपने टेंट में गया और भागा और शुक्र है वायरलेस सेट काम कर रहा है। अपने वायरलेस सेट से को चालू कर फ्रिक्वेंसी सेट की और फिर दूसरी ओर से जिससे रिसीवर उठाया, हेलो, नोल्स्की सोल्ट रिसर्च सेंटर का चीफ बोल रहा हूँ, मेरी संबोधित विभाग मंत्री से बात कराइए अभी इसी वक्त। ओवर। मंत्री किसी आवश्यक मीटिंग में व्यस्त हैं, जो मैसेज देना है मुझे दे दीजिए, मैं उस तक पहुँचा दूंगा। ओवर। नहीं, यह बहुत देर हो चुकी होगी, मेरा उससे इसी वक्त बात करना आवश्यक है, मैं किसी तरह उनसे बात करा दीजिए। ओवर। आप कुछ प्रतीक्षा कीजिए, संपर्क साधने की कोशिश करता हूँ। ओवर। लगभग 5 मिनट प्रतीक्षा के बाद आखिरकार मंत्री से संपर्क कायम हुआ। घटनास्थल पर मौजूद प्रत्येक बात को अवगत कराकर अंत में नोल्स्की ने कहा, माननीय मंत्री जी, इस मामले में विलंब करना उचित नहीं है। अगर भारत में एक होनहार वैज्ञानिक उस दरिंदे का शिकार बन जाएगा और वो दोनों देश के आपसी संबंध खराब हो जाएंगे और विश्व में धिक्कार। और ऐसा नहीं होगा मिस्टर नोल्स्की, इसी वक्त खोजी हेलीकॉप्टर दस्ते को घटनास्थल की ओर रवाना कर रहा हूँ। कुछ ही घंटे में यह आपके पास पहुँच जाएंगे और देश के दिशा निर्देश दीजिए। ओवर एंड ऑल। और फिर पश्चात वायरलेस सेट से संपर्क हट गया और थोड़ी देर में हेलीकॉप्टर घटनास्थल पर हवा में मंडराने नजर आने लगे। हेलीकॉप्टर की मदद के लिए पहुंच गए हम एक सुपरवाइज हेलीकॉप्टर में अलग अलग दिशाओं में खोज करेंगे। नहीं, अलग अलग दिशाओं में ही उन्हें खोजना बेहतर होगा। वे उड़ने वाले जीव हैं, क्या पता उड़कर कौन सी दिशा में मुड़ गए हों। मेरा एक सुझाव है वोकर कि हम चारों आपस में वायरलेस सेट द्वारा संपर्क स्थापित रखेंगे ताकि किसी एक द्वारा उसे देखे जाने की स्थिति में शेष लोग व्यर्थ में परिश्रम न करना पड़े। अलग अलग दिशाओं में क्यों, हम उसी दिशा में क्यों न खोजें जिधर वे उड़कर ले गए हैं। और सेन गुप्ता का सुझाव सभी को पसंद आया और कुछ ही मिनटों में चारों हेलीकॉप्टरों में विभिन्न दिशाओं में उड़ चले और नकाशों क्या हेलीकॉप्टर नीली पहाड़ी चट्टानों पर एक क्रम में ऊंची पहाड़ी पर गुजर रहा था। तभी पायलट, कॉप्टर को नीचे करो अभी लीजिए श्रीमान। पायलट को कॉप्टर नीचे किया और साथ में ही गैलेक्सी की नीचे का दृश्य और स्पष्ट दिखाई देने लगा। बड़ी ही, थोड़ा और नीचे लो और तुरंत ही ठहरो। पायलट कॉप्टर
को नीचे न उतारो। वे जीवों से शंकित हो गए। तो वह ये तो सीधे हेलीकॉप्टर के ऊपर ऊपर उठे और पायलट कॉप्टर को उठाकर तेजी से मोड़ो। और पायलट ने कॉप्टर को ऊंचा करने की कोशिश की, किंतु तब तक देर हो चुकी थी। उड़ते हुए विचित्र जीव ने मंडराते कॉप्टर पर हवा में घेर लिया। उप सारे के सारे अब खैर नहीं। अचानक ही एक जीव तेजी से कॉप्टर की दाईं ओर से टकराया मारी और अगले पल और दूसरे ने एक दूसरा जीव बाईं तरफ से हेलीकॉप्टर से टकराया। हवा में उड़ते कई भारी जीव कॉप्टर की छत पर बैठ गए और जिसके कारण बहुत से कॉप्टर बजाय ऊपर जाने या मुड़ने के स्वतः नीचे झुकने लगा और कॉप्टर और फिर एक तेज झटका लगा और पायलट तथा नोवस्की को लिए काफ़ी तेज से नीचे गिरने लगे। संभलो नुकीली चट्टान है। इंजन फेल हो गया। साहब, मेरी भरपूर चेष्टा करने के बाद भी कॉप्टर 1 इंच भी ऊपर नहीं जा रहा। मैं और पायलट शेष अपना वाक्य पूरा नहीं कर पाया था कि बढ़ाम पायलट और नौसकी दोनों चट्टानों से टकराने से तुरंत पहले बेहोश हो गए। कई 3 घंटे बाद नौल्स्की को होश आया, जब शरीर में तीव्र पीड़ा होने से ऊपर उठा और वह फिर जैसे ही उसकी दृष्टि पायलट पर पड़ी, वह पलटकर उसके पास पहुंचा और पहली नज़र में देखते ही समझ गया, ओह, किस्मत ने कहां से कहां लाकर मारा है बेचारे को। काश इसके लिए कुछ कर सकता। फिर जैसे ही असलियत हालत का बोध हुआ, चेहरे पर आश्चर्य झलक उठा। ताजुब है, दैत्य पक्षी कहाँ गए? अरे, कुछ दूर पत्थर पर कौन मानव आकृति लौटी पड़ी है। ओनोल्स्की ने मानव आकृति के पास गया। अगले पल चेहरे हैरानी से भाव पैदा हो गए। ये तो सुशांत है, कहीं इसे भी कुछ न हो गया हो। इसकी एक नज़र देखूं। ईश्वर का धन्यवाद है, यह जीवित है। अब इसे होश में लाने का इंतजाम करूं। तुरंत ही वह हेलीकॉप्टर की ओर दौड़ा और दोस्त पड़े हेलीकॉप्टर से पानी की बोतल तथा फर्स्ट एड किट का सामान वापस लेकर लौटा। चलो, पानी सुशांत के गले से उतरा और प्रतीक्षा करने लगा। कोई 10 मिनट बाद प्रशांत ही मृत अवस्था में पड़े सुशांत के शरीर में हरकत हुई और कराते हुए उसने आंखें खोली। मैं कहाँ हूँ? घबराओ मत, तुम जीव सुरक्षित हो। सुशांत उठकर बैठ गया। आप वे दैत्य पक्षी कहाँ गए? मालूम नहीं, क्योंकि मैं स्वयं थोड़ी देर पहले ही होश में आया हूँ और ये सारी बात बता देता हूँ। और नौल्स्की अपने साथ घटित घटना का विवरण दिया। और फिर, और तुम बताओ, तुम्हारे साथ क्या बीती? सुशांत उसे संक्षिप्त में अपने साथ घटना सुनाई और अंत में बोला, बाकी बातें एंतिमान से पूछना मिस्टर नौल्स्की। अब किसी तरह यहाँ से निकलने की बात सोचो। टूटे हुए हेलीकॉप्टर में चलते हैं, शायद कोई वायरलेस सेट काम कर रहा हो। दोनों दोस्त हुए हेलीकॉप्टर में पहुँचे। वायरलेस सेट, रिसीवर सेट अभी चालू था। सेट चालू है सुशांत, मैं हेडक्वार्टर से मदद की याचना करता हूँ। ज़रूर कीजिए, कृपया उन्हें यह बता दीजिए भेजने में विलम्ब न करें। मेरी हालत अधिक शोचनीय है। वो तत्पश्चात वायरलेस सेट पर सेट करने के व्यस्त हो गया और उधर नौल्स्की का हेलीकॉप्टर ध्वस्त करने के बाद विचित्र जीव एक दल दूसरी दिशा में उड़ चला। पड़ोसी देश पोलैंड पहाड़ियों के ऊपर उतरा। सबसे पहले एक चरवाहे की निगाह उस पर पड़ी। हे भगवान, ये कैसे जीव है? और जल्दी से अपनी भेड़ बकरियों को वापस मोड़ने लगा। कहीं ये मेरी भेड़ बकरी को चट न कर डाले। चरवाहा अभी पशुओं की मोड़ ही रहा था कि विचित्र
जीवों ने उसे देख लिया, देख लिया, अब मेरी खैर नहीं। इसके साथ ही विचित्र जीव उड़े और उधर उधर दौड़ती बकरियों पर टूट पड़े। भागते हुए चरवाहे के पैर एक चट्टान से टकराया और नीचे जा गिरा, और कुछ ही देर में विचित्र जीव चट कर डाला। बाकी बच्चा चरवाहा, जिसे विचित्र जीव मृत समझकर यूं ही छोड़ गए थे। विचित्र जीव के हमले से दूसरा निशाना चकोंड नगरवासी। सड़कों पर आती जाती हर वस्तु उन्होंने नष्ट कर दिया, आरंभ कर दिया। जो जरा सी गतिशील हो रही थी उसे शहरों में हाहाकार मचा गई। बचाओ! पुलिस और फौज सक्रिय हुई। विचित्र दल पर बंदूकों तोपों का हमला किया गया। हेलीकॉप्टर, वायुसेना पर उनसे बम गिराए गए, लेकिन परिणाम कुछ न निकला। मगर वे महाविनाश के बाद विचित्र जीव दूसरी दिशा में उड़ चले। कुछ देर बाद पड़ोसी राष्ट्रीय नेटवर्क टीवी पर सूचना प्रकाशित किया। एक आवश्यक सूचना, देश के पश्चिमी हिस्से में विचित्र जीव पक्षियों का एक दल देश में आ घुसा है। वह बहुत कुकार है। उनसे चोकोर नगर में भयंकर तबाही मचाई। इस विचित्र दैत्य पक्षियों के सैकड़ों व्यक्तियों को मार डाला, हजारों वाहन को तोड़ डाला। इन पर बंदूक तोपों की गोलियों का बम्बों का कोई असर नहीं। जनता को सूचित किया जाता है कि सावधान रहें, और किसी अन्य जगह पर यह दिखाई दे तो तुरंत सरकार को सूचित करें। सरकार अपने साधनों से भरपूर इस्तेमाल से दैत्य पक्षी को नष्ट करने की कोशिश करेगी, और उम्मीद की जाती है कि शीघ्र इन खुकार दरिंदों को काबू किया जाएगा। डॉक्टर डॉन प्रयोगशाला में लंबू और डॉक्टर जॉन वार्तालाप में व्यक्त थे। फौलादी, अंतरिक्ष कोई सूचना दे रहा है, रिसीव करो। ओके अंकल। फौलादी सिंह ने आगे बढ़कर रिसीवर पर स्क्रीन का स्विच ऑन किया, और तुरंत टीवी पर न्यूज़ एडिटर की तस्वीर प्रकट हुई। न्यूज़ सुनकर सभी के चेहरे पर हैरानी के भाव प्रकट हो गए। हैरानी है कि कहीं ऐसी न्यूज़ पड़ोसी देश का स्टंट तो नहीं। तुम्हारी क्या राय है फौलाद? मुझे तो यह न्यूज़ कोई स्टंट नहीं लगता, इसमें ज़रूर कोई सच्चाई होगी अंकल। मेरा संपूर्ण समाचार प्रकाशित नहीं करने वाले थे। फिर सच्चाई जानने के लिए हमें डॉक्टर रफ़ीक से संपर्क कायम करना चाहिए। डॉक्टर रफ़ीक मेरे घनिष्ठ मित्र हैं और उसी देश में रहते हैं। हम सच्चाई बता सकते हैं। डॉक्टर रफ़ीक की फ्रीक्वेंसी कोड क्या है अंकल? फ्रीक्वेंसी कोड तो मुझे नहीं मालूम, परंतु अंतरिक्ष से संपर्क साधो, वह अपने आप डॉक्टर रफ़ीक से संपर्क स्थापित कर लेगा। ओके। वो डॉक्टर जान के निर्देश पर फौलाद और तुरंत अंतरिक्ष से संपर्क साधा। कुछ ही क्षणों बाद स्क्रीन पर डॉक्टर रफ़ीक का चेहरा दिखाई देने लगा। हेलो डॉक्टर रफ़ीक, कैसे हो आप? एकदम चुस्त फुर्त। आप सुनाइए, आज एकाएक आपने कैसे याद किया डॉक्टर जान? मैंने सोचा तुमसे पुराने मित्र कुशल क्यों ना मालूम कर लिया जाए। खैर छोड़ो, मेरा एक स्वार्थ भी है। बेशक होकर फरमाइए मित्र। अभी कुछ देर पहले आपके देश में टीवी प्रकाशित में एक आश्चर्यजनक न्यूज़ का ब्रॉडकास्ट हुआ था। क्या मैं वह जान सकता हूँ उसमें कहाँ तक सच्चाई है? वह समाचार बिल्कुल सच है डॉक्टर जान। यानी यह सचमुच आपके देश में कोई विचित्र जीव दिखाई दिए हैं जिनसे अभी अन्यंत्रण अन्यत्र नहीं देखे गई? जी हाँ, इतना ही नहीं, उनका आकार भी विशाल है, और तोप बंदूक बम्बों पर उन पर कोई असर नहीं होता। हमारी सरकार अभी भी उन पर काबू नहीं कर पाई। विनाशकारी हैं डॉक्टर जॉन। ओह, कुछ पता लगा कि किस दिशा में आपके देश से प्रविष्ट हुए हैं? निश्चित तौर पर तो कहा नहीं जा सकता, अलबत्ता ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है हमारे देश के पश्चिमी दिशा से आए हैं। और अनुमान है कि एक कारण यह भी है कि बाकी पड़ोसी देश ने किसी भी यहाँ जीव देखे जाने की जानकारी नहीं दी। डॉक्टर ने रफ़ीक
मेरी दुआ है कि जल्दी उनका खात्मा हो ताकि लोगों को राहत मिले। अल्लाह ने चाहा तो ऐसा ही होगा। डॉक्टर जान, हमारे देश की पूरी फोर्स उनके समाप्त करने में लगी हुई है। और फिर डॉक्टर जान के संकेत पे फौलाद स्विच ऑफ कर दिया और स्क्रीन में रफ़ीक का चेहरा चमकता गायब हो गया। फौलादी ने आकांक्षा प्रकट की, यह तो बड़ा हैरत अंगेज समाचार है डॉक्टर जान। अंकल, ईश्वर न करे यदि पड़ोसी देश पर सचमुच सफलता असफल रहा तो भयानक जीव हमारे मुल्क में भी प्रविष्ट हो सकते हैं। चिंता मत करो फौलाद, हम लोग के रहते हुए हमारे देश में कोई विपदा नहीं आ सकती। तो कोई उपाय सोचिए, मैं आज्ञा और सोचिए और आज्ञा दे। इन दैत्यों पक्षियों के बारे में विस्तृत जानकारी हासिल करने के लिए मैं लंबू पड़ोसी देश जाए। अभी नहीं, यदि ज़रूरी समझा गया तो मैं तुमको वहाँ भेजने से हिचकुआ नहीं। और यदि अचानक इस बीच हमारे देश में पहुँच गए तो उन्हें यहाँ वैसी ही तबाही मचाई शुरू कर दी, तब ऐसी नौबत आने से पहले मैं उनका कोई निदान खोज लूँगा। तुम एक बार अंतरिक्ष को निर्देश देकर डॉक्टर गुप्तरांग से संपर्क स्थापित करो, जैसी आपकी इच्छा। फौलाद ने अंतरिक्ष को निर्देश देकर मॉस्को में स्थित गुफरान से संपर्क साधने के निर्देश दे दिए। और डॉक्टर गुफरावत ने रूस की चोटी से वैज्ञानिक थे, खगोल शास्त्र में उन्हें महारत हासिल थी। डॉक्टर जान के पक्के मित्र थे। जिस समय डॉक्टर जान के निर्देश पर उपग्रह अंतरिक्ष ने स्थापित कायम किया और जिस उनसे टीवी स्क्रीन पर संदेश ग्रहण करने की लाइनें उभरी, तुरंत ही स्क्रीन के सामने पहुंच गए। स्क्रीन पर डॉक्टर जान का चेहरा प्रकट हुआ। गुड डे डॉक्टर गुसांताओ, सुप्रभात। सुप्रभात, कैसे हो डॉक्टर जान? मैं आपसे जानकारी हासिल करने के लिए कष्ट किया है, आदेश दीजिए। आपने हमारे पड़ोसी द्वारा प्रकाशित टीवी पर बुलेटिन तो सुनी होगी। हाँ, कहीं आप उन दैत्याकार पक्षी के बारे में जानकारी हासिल करना चाहते हैं। आपका विचार ठीक है, मुझे उनके बारे में जानकारी हासिल करनी है। उन दैत्य पक्षियों के बारे में हमारे यहाँ वैज्ञानिक भी हैरान हैं। संयोगवश वे दैत्य हमारे देश की मिट्टी से पैदा हुए हैं। वो कैसे? डॉक्टर गुस्ताव ने उन्हें सारी बात बताई। अंत में बोले, उनके बारे में यदि आप साइबेरिया सेंटर के चीफ नोस्की से बात करें तो बेहतर है। वैसे मेरा व्यक्तिगत विचार है कि आप अपने देश के वैज्ञानिक सुशांत से इस बारे में सबसे ज़्यादा ठोस बातें कर सकते हैं। हमारे देश के वैज्ञानिकों को इस बारे में क्या मालूम, इसलिए कि वह एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिसे इस विचित्र पक्षियों की उत्पत्ति से लेकर उनके साथ रहने तक का तजुर्बा हासिल हुआ है। एक खुशकिस्मत इंसान है जो उन दैत्यों पक्षियों के पकड़ कर भी जीवित बच सके हैं। ओह, लेकिन क्या महत्वपूर्ण समाचार शेष विश्व में तब तक क्यों नहीं छुपाया गया? ये बात मैंने किसी को कैसे बता सकता हूँ डॉक्टर? मैं राजनीतिज्ञ नहीं हूँ। सॉरी, मैं पूछने का ये उद्देश्य था कि वैसे कहाँ मिला जा सकता है सुशांत से? वे सैनिक अस्पताल में आराम कर रहे हैं और विस्तृत जानकारी उन्हीं से हासिल हो सकती है। मैं फौलादी से और लंबू को आपके पास भेज रहा हूँ। कृपया इस बारे में उनकी मदद करें। आवश्यक मैं उन्हें 15 मिनट यहाँ मैं अभी 15 मिनट यहाँ हूँ, आप मेरे पास भेज दीजिए। मैं उन्हें सुशांत से मिलवा दूँगा। डॉक्टर मुस्ताव वार्तालाप समाप्त करने के बाद डॉक्टर फौलाद और लंबू से कहा, वार्तालाप सुना तुम दोनों ने।
तुरंत ही मॉस्को पहुँचो। हम तो कब से तैयार बैठे हैं अंकल, बस आपके आदेश का इंतज़ार था। डॉक्टर ने लेबोरेटरी में स्थित अनगिनत मशीनों से जाल से किसी मशीन का स्विच दबाया और इसके साथ ही लंबू के कंधे पर चिपकाए फौलाद के जिस्म में वैज्ञानिक प्रतिक्रिया से ट्रांसमिट होने लगा। कुछ देर बाद ही लंबू के साथ किसी ठीक उसी कक्ष में प्रकट हुआ जहाँ डॉक्टर गुस्ताव बैठे हुए थे। जल्दी ही दोनों वहाँ पहुँचे। देख डॉक्टर गुस्ताव का आश्चर्यचकित रह गया। नमस्कार डॉक्टर गुस्ताव, हम हाजिर हैं। आश्चर्य है, तुम दोनों इतनी जल्दी यहाँ पहुँचने की उम्मीद न थी। डॉक्टर जान के लिए कोई काम कठिन नहीं है डॉक्टर गुस्ताव, वे चाहते तो सेकंडों में हमें यहाँ पहुँचा सकते थे। उनकी वैज्ञानिक क्षमताएं अद्भुत हैं। सचमुच प्रशंसनीय है डॉक्टर जान, पर अब यह बातें का वक्त गंवाना उचित नहीं। आओ मैं तुम्हें वैज्ञानिक सुशांत के पास ले चलकर। और कहकर गुस्ताव उठ खड़े हुए और कुछ देर बाद तीनों कार में बैठे और स्थित एक मिलिट्री अस्पताल की ओर जा रहे थे। एक के बाद एक पड़ोसी देशों के कई नगर कस्बे गांव में तबाही मचाते दैत्य पक्षी भारतीय सरहदों के नवताल में पहुंचे। अरे झुमरू, वो देखो, दैत्य यहाँ भी पहुंच गए। हे भगवान, अब क्या होगा? ये हमें ख़त्म कर डालेंगे। आओ गांव वालों को खबर कर दे। और बातें करते करते दोनों ग्रामीण गांव की दिशा में भागे, लेकिन दैत्य पक्षी इतना अवसर नहीं दिया कि एक साथ कई दैत्य पक्षी उड़े और अरे मार डाला, भागो, बचाओ। गांव से दूर एक नौजवान इन दैत्य पक्षियों के गांव के ऊपर मंडराते देखा। ओह, तो ये दरिंदे हैं जो पड़ोसी देश की तबाही मचाते हुए। जल्दी ही निकटवर्ती चौकी को जाकर इनकी आगमन की सूचना दूं। और अगले ही क्षण तेजी से निकटवर्ती सैनिकों की चौकी की ओर दौड़ पड़ा। सूचना मिलने की देर थी। भारतीय वायुसेना के कई बम वर्षक आकाश में उड़ते दिखाई दिए और भारी भारी टैंकरों का दस्ता, जिसमें लंबी दूरी तक मार करने वाली तोप लगी हुई थी, रेगिस्तान की ज़मीन में आगे बढ़ता चला गया। ऊपर मंडराते बम वर्षक यानों और ज़मीन में गर्जना करने वाले टैंकों की आवाज़ से दरिंदे कुछ सहमे और गांव वालों का विनाश करना छोड़ वापस पड़ोसी देश की सरहद की ओर उड़ चले। बम वर्षक विमानों और टैंकों ने सरहद पर खदेड़ दिया, लेकिन इस रक्षा को ये कोई भारतीय विकल्प न था और रक्षा मंत्रालय ने तुरंत ही महत्वपूर्ण मीटिंग की और यही निश्चित किया कि डॉक्टर जान से प्रार्थना की जाए कि वे बिन बुलाई मुसीबत को देश से छुटकारा दिलवाएं। परिणाम स्वरूप उसने रक्षा मंत्रालय ने डॉक्टर जान को फोन स्थापित किया। डॉक्टर जान, मैं देश का रक्षा मंत्री बोल रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ। मान्यवर महामंत्री जी, सेवा बताइए। पड़ोसी देश से संकट अपनी सरहद में प्रविष्ट हो चुका है। इस तरह के संकट को मुक्ति के लिए सभी देशों और नगरवासियों को आप पर आशा टिकी हुई है। मैं अपने देशवासियों को निराश नहीं करूँगा। यकीन मानिए, मैं खामोश नहीं बैठा और मैंने इस विपत्ति का पता लगा लिया है ताकि उनका निवारण कर मैं लगा हुआ हूँ। कुछ प्रगति हुई। मैंने फौलाद और लंबू को विपत्ति की जड़ का पता लगाने भेजा है और कुछ ही क्षण बाद यहाँ पहुँचने वाले हैं। समाधान मिलते ही मैं उन दैत्य पक्षियों का विनाश शुरू हो जाएगा। डॉक्टर जान का अनुमान सही था। जैसे ही महामंत्री ने वार्तालाप समाप्त किया, एक स्क्रीन पर मैसेज ग्रहण करने के लिए लाइनें इंडिकेट देने लगी। संदेश फौलादी का होना चाहिए, देखता हूँ क्या समाचार देता है। और डॉक्टर जान ने एक बटन प्रेस किया और संपर्क किए जाते स्क्रीन पर फौलादी और लंबू सहित अस्पताल में विश्राम कर रहे सुशांत के चेहरा प्रकट हुआ। क्या समाचार है फौलाद? मैंने सुशांत से वार्तालाप किया है अंकल। उन दैत्य जीवों के बारे में बड़ी हैरानी अंगेज बातें मालूम हुई है। क्या विवरण दोगे? अभी नहीं, लेकिन आप पास पहुंचकर पूरा विवरण दूंगा। आप मिस्टर सुशांत से बात करना चाहते हैं?
अवश्य उस स्क्रीन पर नज़र नहीं नहीं अगर वे स्वस्थ हो गए हैं तो उन्हें अपने साथ ले आओ। अब वे ठीक है और समय आपसे मिलने के इच्छुक है। वे चाहते हैं कि उन दैत्यों को समाप्ति का श्रेय अपने ही देश को मिले। देश को ऐसे होनहार और देशभक्त वैज्ञानिक पर गर्व है। मैं ट्रांसमीटर प्रतिक्रिया चालू कर रहा हूँ, उन्हें अपने साथ लेकर तुरंत यहाँ पहुँचो। ओके अंकल। और एक के बाद एक फिर डॉक्टर जॉन ने ट्रांसमीटर प्रतिक्रिया चालू कर दी। कुछ क्षण बाद फौलाद लंबू सहित सुशांत लाइब्रेटरी में मौजूद था नजर आए और उन्हें कुछ क्षणों उपरांत चारों वार्तालाप में व्यस्त हो गए। सुशांत उन्हें आराम से अंत तक अपने साथ घटी घटना के सुनाई। डॉक्टर जॉन ने कहा, उन दैत्य के चुंगल से छूटने में मेरी बधाई स्वीकार करो सुशांत। धन्यवाद डॉक्टर जॉन। अगर कुछ मालूम हुआ कि भयंकर जीव की उत्पत्ति के बारे में विशेष कुछ नहीं सिवाय अनुमान की। क्या अनुमान है तुम्हारा? मेरा विचार है कि भयानक जीव एटॉमिक परीक्षणों का परिणाम स्वरूप पैदा हुए हैं जो लगातार भूमि पर किए गए हैं। हो सकता है पहले भूमि के गर्भ में हो और खुदाई के दौरान एक बार बाहर आने का मौका मिल गया हो। तुम्हें प्राचीन समय के डायनासोर के बारे में सुना होगा। डायनासोर, मैंने उनके बारे में ढेरों सामग्री पढ़ी है जान अंकल। पढ़ा तो मैंने भी है, काफ़ी कुछ है, लेकिन पहले भयंकर जीव डायनासोर भी नहीं है। क्या विभिन्नता है उनमें और डायनासोर में? एक नई विभिन्नता है। जैसे पहली विभिन्नता तो यह है कि प्राचीन जीव डायनासोर की तरह न तो जीव स्तनपायी हैं और न ही उनका जन्म उनकी भौतिक संरचना से हुआ है। डायनासोर उड़ नहीं सकते थे और ये जीव उड़ते हैं। डायनासोर घोटग्रस्त होने के अभाव आहत होते थे और मरते थे भी थे, परंतु यह जीव तोप के गोलों का कोई असर नहीं होता। तो क्या ये अगर ये मरेंगे नहीं तो यदि ऐसा तो स्थिति बहुत भयानक है। चंद ही दिनों में यह पूरी दुनिया को समाप्त कर डालेंगे। संसार का कोई जीव अमर नहीं होता फौलाद, जो पैदा होता है वो मरेगा। हाँ, वायु विशेष के अंतर अवश्य पड़ सकता है यदि हमारी चिंता का विषय है। कोई आइडिया आपके दिमाग में नहीं नष्ट करने का? अभी नहीं, किंतु रात भर सोचने के बाद मैंने परिणाम जरूर जाऊंगा। अच्छा, यह बताओ कि तुमने अभी इन जीवों का आहार लेते देखा है? नहीं जान, आहार तो ये लेते ही नहीं। ये जीव क्रोधित हो नष्ट कर देते हैं। जल तो पीते होंगे। मैंने इन्हें कभी जल के पास फटकते नहीं देखा। बैठते भी तो उन स्थानों पर हैं जो खूब गर्म और तपती शिलाओं पर या फिर तपते रेगिस्तान में हूँ। समझा, ये जीव गर्मी पसंद करते हैं। कारण शायद यही है कि इनकी उत्पत्ति अधिक गर्मी के कारण हुई है। सुनो फौलाद, अगर हम इस विपत्ति तापमान का उपयोग करें तो कैसा रहेगा? मैं समझा नहीं, कैसा विपत्ति तापमान? फौलाद, अगर हम इसे 0 डिग्री के तापमान में सबके इन पर कैसा प्रभाव पड़ेगा? जाहिर है इनकी कार्यक्षमता कम हो जाएगी और यह प्रश्न पैदा होता है कि उन्हें प्रयोग करने के लिए पकड़ेंगे कैसे? स्वेच्छा तो ये हमारे काबू में आएंगे नहीं। अगर हम इसे काबू में नहीं कर सकते तो क्या हुआ? हम हेलीकॉप्टर द्वारा इन पर प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन डॉक्टर जान, इनमें बहुत खतरा है। मान लो कि प्रयोग करते हेलीकॉप्टर द्वारा इसके निकट पहुँचे और इन्हें झपट कर हेलीकॉप्टर को तोड़ डाला। अब ये रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, नहीं तो यह प्रयोग कैसे किया जाएगा? ये रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ। हेलीकॉप्टर में उड़ाऊँगा और यकीन रखिए मैं हेलीकॉप्टर उसके पास भी नहीं पटक सकने दूंगा। तो ठीक है, कल वायु सेना के सहयोग से हम इन पर प्रयोग करेंगे। लेकिन डॉक्टर जान, पड़ोसी
देश आपके क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति। मैंने यह बात इसलिए कही है कि खबरें के अनुसार भयानक जीव आजकल इन्हीं क्षेत्र में है। मेरा विचार है मेरे विचार से इजाज़त दे देंगे, क्योंकि हमारी ही नहीं उनकी भी विपत्ति ऐसे विकसित काल में वे राजनीतिक देवस्भाव रिक्त समाप्त हो जाते हैं। ओके अंकल, उनसे संपर्क स्थापित कीजिए, तब तक मैं सुशांत को अपने द्वीप की सैर करा लाऊं। फौलाद सुशांत को सारे साथ लेकर बाहर चला गया। डॉक्टर जान ने मशीन द्वारा पड़ोसी संपर्क करने में कोशिश करने लगा। दूसरे दिन ये रहे दैत्य पक्षी। हेलीकॉप्टर को ठीक ऊपर लिए चलता हूँ, आगे आप लोग तैयार रहिए, हम तैयार हैं। ओके। थोड़ी देर बाद हेलीकॉप्टर दैत्य पक्षियों के ऊपर मंडराने लगा। शोर सुनकर चौंक उठे। वे चौकन्ने हो गए हैं। अंकल, जल्दी ही बर्फीली पानी की बौछार कीजिए। हेलीकॉप्टर थोड़ा नीचे करो फौलाद, इतनी ऊंचाई से डाला गया पानी सही निशाने पर नहीं पहुंचेगा, बेकार हो जाएगा। और फौलाद ने हेलीकॉप्टर और नीचे किया। क्रोधित पक्षी ऊपर को झुरमटते हुए तभी बर्फीले पानी की बौछार उन पर पड़ी और परिणाम अनुकूल निकला। बर्फीले पानी की बौछार जारी रखो अंकल, ये दैत्य पक्षी के सिर सिरने लगे हैं और मैं देख रहा हूँ उनमें घबराहट फैल गई है। उनमें कुछ उड़ने की कोशिश कर रहे हैं किंतु उड़ नहीं पा रहे, कुछ रेत में लुढ़क गए। आपको प्रयोग सफल हो गया डॉक्टर। दैत्य पक्षियों की प्रतिशोधक शक्ति क्षीण हो गई। एक के बाद एक कई पक्षी रेत में गिरे और नजर आ रहे हैं। क्या ये मर गए हैं डॉक्टर जान अंकल? नहीं, ये सिर्फ कुछ देर के लिए बेहोश हुए हैं। बहुत सारे और तेज करो। और डॉक्टर जान के अनुसार बर्फीले पानी की तेज बौछार और तेज कर दी। दैत्य पक्षी पर पानी डालने लगा। कुछ ही देर में दैत्य पक्षी पूरा झुंड बेहोश होकर रेत में गिर पड़ा। अंकल, हेलीकॉप्टर को नीचे उतारूं? छोटा दैत्य पक्षी को साथ ले चलो प्रयोग के लिए। हरगिज नहीं, हम ये प्रयोग कर चुके हैं। कॉप्टर ऊपर उठाओ और वापस लौट चलो। बर्फीले बाकी काम हमारी सेना करेगी। हर जी क्या अंकल, यदि प्रयोग के लिए हम एक महत्वपूर्ण जीव। तत्काल ही डॉक्टर जान सुशांत की बात काटी। वक्त को पहचानो सुशांत, यकीन दिलाता हूँ कि हम इनमें से एक पर ज़रूर प्रयोग करेंगे, लेकिन बाद में। अभी अस्थायी रूप से बेहोश हुए हैं, होश में आते ही क्रोधित और भड़केगा। अंकल ठीक कह रहे हैं मिस्टर सुशांत, इन्हें दोबारा बेहोश करने के लिए हमें बर्फीला पानी भी खर्च कर चुके हैं। और डॉक्टर जान के आदेश पर फौलादी सिंह ने हेलीकॉप्टर ऊपर उठाया और अपने द्वीप की ओर उड़ चले। द्वीप पर पहुंचकर डॉक्टर जान ने सबसे पहले सेना अध्यक्ष को फोन किया और लाइन मिलते ही उन्होंने सेना अध्यक्ष से कहा, हमने उन दैत्य पक्षियों को काबू करने का उपाय खोज लिया है श्रीमान। अच्छा, मुझे बताइए डॉक्टर जान, पहले ये बताइए क्या आप सेना को ऐसे बम्बों हैं जो क्षेत्र में विशेष वातावरण को 0 डिग्री पर ले जाएं? एक नहीं, दर्जनों हैं डॉक्टर जान। अभी पिछले ही वर्ष सेना वैज्ञानिक ने उनका सफल परीक्षण किया। इस बार जैसे ही दैत्य पक्षी आपकी सीमा में दाखिल होने पर बम गिराएं और तापमान 0 हो जाए तो वे बेहोश हो जाएंगे और आसानी से काबू में आ जाएंगे। क्या फार्मूला अचूक है? बिल्कुल अचूक है, मैं स्वयं परीक्षण कर चुका हूँ। हाँ, उन्हें पकड़े गए दैत्य पक्षियों में से एक हमें देना न भूले। हमने उनके आगे भी परीक्षण करना है। नहीं भूलूंगा डॉक्टर जान, और तरकीब बताने के लिए धन्यवाद। और उसके बाद संपर्क स्थापित हो गया। काफ़ी देर बाद आसमान सिद्ध काम आसान सिद्ध हो गया। दूसरे दिन जैसे ही दैत्य पक्षी शोर मचाते हुए भारतीय सीमा में दाखिल हुए तभी लो आ गए दैत्य और फिर टकराए और ये टकराए
हमने बम और रोशनी और बम विस्फोट से भीषण स्वर वातावरण में गूंजा। वातावरण में भयानक ठंड हो गई और ठंड से कांपते सभी पक्षी पल भर में नीचे टपकने लगे और सैनिक खुशी से चीख उठे, ओ मारा, दैत्य पक्षी बेहोश होकर नीचे गिर रहे हैं। तुरंत ही बख्तर पर गाड़ियाँ गिरते पक्षियों को और रवाना हुई, उन्हें उतरे और सारे पक्षियों बेहोश दैत्य पक्षियों को प्लास्टिक भरी भारी भारी जालों में लपेट लिया और कुछ देर बाद दैत्य पक्षियों को कैद करके भारतीय सेना जवान वापस छावनी में लौटे। दूसरे दिन डॉक्टर जान के सम्मान और सेनाध्यक्ष छावनी में एक पार्टी आयोजन किया जिसमें डॉक्टर जान को पूरी टीम आमंत्रण किया। आपने तो कमाल कर दिया डॉक्टर जान, हमें यह यकीन नहीं होता कि आपकी तरकीब इतनी अचूक सिद्ध होगी। सभी दैत्य पक्षी पकड़े गए, देशवासियों को राहत मिली। अच्छा श्रेय सुस्मान को है श्रीमान, अगर ये उन दैत्य पक्षियों के बारे में पूरी जानकारी न देते तो दैत्य पक्षियों को न अब तक विनाश करते रहते। और फिर उन दैत्य पक्षियों का क्या करें, वे बेहोश अवश्य हैं किंतु मरे नहीं हैं। उन्हें इसी रूसी सरकार के हवाले कर दीजिए, ये उन्हीं की देश की पैदावार है, लेकिन आज़ाद होकर ये वहाँ तबाही मचाएंगे। फौलाद ने संख्या व्यक्त की, कैसे मचाएंगे, उन्हें यहाँ से हज़ारों मील के फासला साइबेरिया का बर्फीली इलाका बर्फीली गहराई तक दफन कर दिया देने के बाद जीव स्वयं समाप्त हो जाएगा। डॉक्टर जान कृपया यह बताइए, गड्ढे में से वे भयानक जीव कैसे पैदा हो गए और नीले बैलून क्या थे, अंतिम बैलून फटने से उसमें से गिरे लाल रंग के बीज क्या थे, वगैरह वगैरह। वे नीले रंग के बैलून पक्षियों के अंडे थे और अत्यधिक गर्मी में पैदा होने के कारण उनका वजन बेहद हल्का था और उसमें रखे हुए लाल बीज नए होकर जीवाणु थे जो बाद में ऑक्सीजन के संपर्क में भयानक दैत्य पक्षी बने। तो फिर बाकी बैलून सूर्य की दिशा में बिना फटे ऊपर चले गए और उन्हें दैत्य पक्षी जीवाणु भरे हुए थे। हाँ, और ये अच्छा हुआ वह किसी की गलती से उन्हें न फोड़ा, उन्हें पैदा होते दैत्य पक्षी दुनिया भारी विनाश करते। डॉक्टर जान, मैं तो अभी भी यकीन नहीं कर पा रहा कि वह छोटे से जीवाणुओं से इतने विशाल पक्षी पैदा हो गए। परीक्षण के दौरान तुम साथ रहोगे, स्वयं देख लेना। क्या भविष्य में ऐसे भयानक पक्षी उत्पन्न होने की संभावना? डॉक्टर जान, जब तक बड़े और एटॉमिक परीक्षण करते रहेंगे ऐसी आकांक्षा बनी रहेगी। हो सकता है भविष्य में इससे भयानक और भीषणकाय जीव पैदा हो जाए, समूची जनता कामलिया मेट कर डालें। आवश्यकता है एटॉमिक प्रयोगों को विशेषज्ञ के लिए न करने की, सामाजिक हित निर्माण कार्य में लगने की और विश्व का कल्याण हो सकेगा। धन्यवाद डॉक्टर जान, आपने बहुत उपयोगी जानकारी दी है। सरकार से अनुरोध करूंगा कि वे दुनिया को हो रहे एटॉमिक परीक्षण बंद करने कर अपनी पूरी ताकत और प्रयास इस्तेमाल करें। डॉक्टर जान उठ खड़े हुए। अच्छा विदा, जो आपने इतना सम्मान दिया इसके लिए हार्दिक धन्यवाद। इस प्रकार डॉक्टर जान और सहयोगी फौलादी और लंबू के प्रयास से विश्व में आया भारी आतंक एक बार फिर हट गया। समाप्त दोस्तों।